नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वित्त आयोग यानी फिनेंस कमीशन। जानेंगे फिनेंस कमीशन क्या है, संविधान में इसकी क्यों जरूरत पड़ी, या क्या एक संवैधानिक निकाय है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका वर्तमान क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। और आज के बाद उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको एकदम पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखो, बात करें अगर फिनेंस की, तो देखो जैसे ही अगर हम फिनेंस की बात करें तो मेरे दिमाग में एक चीज जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? सीधी सी बात है, पैसे की बात हो रही है। किसकी बात? फिनेंस मतलब फिनेंस यानी वित्त का मतलब पैसा। सीधे ऐसा कॉन्सेप्ट यानी पैसे की बात हो रही। अगर जब पैसे की बात हो, देखो अगर हम आम भाषा में कहें तो अपने आम जो जीवन जीते हैं, जब पैसा किसी से हम लेते हैं देते हैं तो बड़ी सजगता से लेते हैं, बड़ी सजगता से देते हैं। ये चीज हमारे अंदर एक मानवतावादी में देखा जाए तो एक दैनिक प्रतिक्रिया है, और ये कहीं ना कहीं हमारे हैबिचुअल एक्शन में आती भी है। उसी तरीके से हमारे संविधान में कुछ वित्त आयोग के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक गठन किया गया और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके बारे में बताया गया है। उन्हीं सभी तत्वों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बात करें अगर वित्त कमीशन यानी फिनेंस कमीशन की बात करें, वित्त आयोग की बात करें, ये संविधान का एक अनुच्छेद है। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत इसको एक संवैधानिक निकाय दिया गया। कैसा? संवैधानिक निकाय बनाया गया है। यानी कि मैंने सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया, संवैधानिक निकाय। मैंने कहा था, कई सारे लेक्चरों में बता चुका हूं पिछले, कि जब किसी भी चीज के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल में, एक अनुसूची में, एक भाग में चर्चा की जाए तो वो कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संवैधानिक है। और इसी चीज को यानी जो हमारा यहाँ पे फिनेंस कमीशन है वो कैसा? एक संवैधानिक निकाय है। अब जाहिर सी बात है, अगर संवैधानिक निकाय है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आर्टिकल वर्णित होगा, किसी भाग में होगा, किसी अनुसूची में होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में एक बताया गया जो निकाय बनेगा, वित्त आयोग बनेगा, जिसको हम फिनेंस कमीशन कहते हैं। ये कैसी निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं, इसी में अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। यह एक अर्ध न्यायिक भी है, अर्ध न्यायिक। अब बात करें अगर ये वर्ड जो अर्ध न्यायिक है, इसका मतलब क्या होता है? तो जिस तरीके से भारत में न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया और उनको अपनी प्रक्रिया चलाने की शक्ति दी जाती है, उसी तरीके से यह एक सेम टू सेम अर्ध न्यायिक का मतलब जहां पर प्रशासनिक कार्य हो रहा हो, और सेम उसी तरीके से जैसे न्यायालय के पास अपनी शक्तियां होती, वैसे ही इनके पास, ये प्रशासनिक कमीशन के पास, ये प्रशासनिक आयोग के पास अपनी अलग ही एक शक्ति होती है, सेम उसी तरीके से। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो ये न्यायालय की जो कॉपी करती हुई प्रक्रिया, यानी इनके पास अपना खुद का अधिकार होगा। जैसे भारत के न्यायालय के पास अपना खुद का अधिकार है ना, कि वो किसी के, वो एक स्वतंत्र निकाय है, वैसे ही ये एक स्वतंत्र निकाय है, न्यायिक निकाय है। ठीक है, न्यायिक का मतलब क्या है? प्रशासनिक रूप से एक स्वतंत्र निकाय, इसके ऊपर किसी के प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें संरचना की, तो संरचना में देखा मैंने 280 के तहत क्या है? संवैधानिक निकाय है। देखो, इसका जो कार्यकाल होता है प्रायः 5 वर्ष होता है। भारत के जो फिनेंस कमीशन की जो नियुक्ति करता है, जो गठन करता है, कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट यानी कि प्रेस। कौन करता है भैया? देखो, भारत का राष्ट्रपति करता है, और ये इसको प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करते हैं, या तो आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी पहले भी गठित कर लेते। तो यानी कि एक मुख्यतः रूप पर जाए 5 वर्ष, या तो फिर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, हाँ, अब इतनी बात समझ में। गठन कौन करता है? 5 वर्ष में होता है, और उसके बाद या तो आवश्यकता अनुसार गठन कर सकते। तो संरचना तो समझ में आ गई।
अब बात करते हैं जो सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो इसमें प्राय 1+4 मेंबर होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होता, प्रमुख होता है, और 4 उनके सहयोगी सदस्य होते हैं। सहयोगी सदस्य हो गए, सहयोगी सदस्य। अब ये जो सहयोगी सदस्य, अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, देखो योग्यता के बारे में बात करनी है। तो जो अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक मामलों का एक क्या होना चाहिए, बढ़िया परिपक्व होना, और सार्वजनिक मामलों में एकदम परिपक्व व्यक्ति होना चाहिए। परिपक्व किसकी नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में जो व्यक्ति सार्वजनिक मामलों का एकदम परिपक्व व्यक्ति है उसको क्या बनाया जाएगा, ये अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो 4 अन्य सदस्य होते हैं, उनमें से तो एक सदस्य होना चाहिए जो लेखा जोखा के बारे में जानता हो, कई अच्छी तरीके से लेखा जोखा के बारे में जानता हो। लेखा जोखा वही महान लेखा नियंत्रक वाला समझ रहे हो ना, वैसा ही उसके बारे में जानकारी हो। एक दूसरा क्या होना, अच्छा यहाँ देखो हम यहाँ लिखे जा रहे हैं। पहला जो सदस्य होना लेखा जोखा के बारे में जानता हो, बढ़िया लेखा जोखा बारे में, जैसे महानियंत्रक होता वैसे ही कुछ क्षमता रखता हो, उसकी वैसी योग्यता हो। दूसरा क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, दूसरा जो होना चाहिए भैया अर्थशास्त्र का ज्ञानी हो। किसका, अर्थशास्त्र का ज्ञानी हो। एक मिनट को थोड़ा सा कपड़ा ले लें, कपड़ा ले लें, साफ कर लें। अरे देखो भाई, देखो ऐसे लिखो, एक तो ऐसा होना चाहिए, एक सदस्य होना चाहिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर क्या रखता हूं, न्यायाधीश के बराबर क्या रखता हूं, योग्यता रखता हूं। एक सदस्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, जो दूसरा हो जाना चाहिए प्रशासनिक, दूसरा जो होना चाहिए प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी रखता हूं, वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी। तो तीसरा क्या होना चाहिए, जो अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हो। एक मिनट को कपड़ा ले ले भैया। और जो चौथा होना चाहिए वो क्या हो, भारत के लेखा जोखा के बारे में जानकारी, एक परिपक्व लेखा जोखा के, जो यहां पे लिखो, अच्छा इसीलिए तो यहां पे लिखो। जो चौथा है वो भारत के लेखा जोखा के बारे में सहज जानकारी रख सकता है। सहज जानकारी मतलब आसानी से जानकारी हो उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। हमने कहा कि जो इनके सदस्य होते हैं, इनके सदस्य कैसे होते हैं, पहला एक होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो। दूसरा होना चाहिए प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के बारे में उसके बहुत अच्छी तरीके से उसकी पकड़ हो। तीसरा क्या होना चाहिए, जो अर्थशास्त्र के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। और जो चौथा होना चाहिए भारत के लेखा जोखा, जो महानियंत्रक लेखा जोखा वाले होते हैं उनके बराबर कहीं ना कहीं योग्यता, उनके बारे में समझदारी, उनकी किस तरह से समझदारी, इन सब कुछ रखता हो। तो इस प्रकार हमने संरचना देखी 280 के तहत संवैधानिक निकाय है। उसके बाद मैंने योग्यता बताई, ये 4 प्रक्रिया होनी चाहिए। अध्यक्ष जो होना चाहिए उसके अंदर सार्वजनिक मामलों के बारे में एक सुचारू रूप से उसके अंदर समझ और सक्षमता होनी चाहिए। तो इसमें 1+5 मेंबर होते हैं। पहला मेंबर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, दूसरा प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी रखता हो, तीसरा अर्थशास्त्र के बारे में सहज जानकारी रखता हो, चौथा जो होना चाहिए भारत के लेखा जोखा के बारे में सहज जानकारी, यानी महानियंत्रक लेखा जोखा के बारे में कहीं ना कहीं उसी तरीके से योग्यता उनकी दिखाई जाए, उन्हीं की तरीके से समझ होनी चाहिए। अगर इतनी बात है तो हम समझ सकते हैं। अब ये 2 चीजें समझ में आई, चलिए अब ये 2 चीजें समझ में आई तो चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और लाइन। जो अगली हेडिंग हमारी क्या है, अगली हेडिंग है सलाहकारी भूमिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस यूपीएससी इसी से क्वेश्चन बनाते हैं, यही से क्वेश्चन बनाते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर वो क्रिएट करेंगे तो ये स्टेटमेंट जरूर डालेंगे कि क्या
वित्त कमीशन की जो भी सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी होती हैं या नहीं होती। क्वेश्चन सुनो, वित्त कमीशन की जो सिफारिश देता है वो प्रधानमंत्री के लिए या संसद के लिए बाध्यकारी है या नहीं है। कभी कभी होता है स्टेटमेंट में देख के आएगा कि बाध्यकारी है, तो चलिए देखते हैं। तो जो इसकी भूमिका होती है वित्त कमीशन की भैया, यह सलाहकारी होती है ना कि बाध्यकारी। तो जो वित्त कमीशन है इसकी जो भूमिका होती है सलाहकारी होती है ना कि बाध्यकारी। और जो हमारे चौथवे वित्त कमीशन के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा भी था कि वित्त कमीशन कोई ऐसी प्रकृति नहीं है जिसकी बात को मानना एक लकीर है। इसलिए यह कैसी प्रक्रिया है भैया, यह एक कैसी प्रक्रिया है, यह एक सलाहकारी प्रक्रिया है। कैसी है? सलाहकारी प्रक्रिया है। तो समझ में आया कि वित्त कमीशन की जो भी सिफारिशें होंगी भैया उनको मानना बाध्यकारी नहीं है। संसद चाहे तो माने, प्रधानमंत्री चाहे तो माने, मंत्रिपरिषद चाहे तो माने, मंत्रिमंडल चाहे तो माने, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। तो जो इनकी सलाहकारी भूमिका है, कैसी है? इनकी भूमिका जो है सलाहकारी है। अब बात करते हैं इनके कार्य के बारे में। तो देखो, मैं कार्य को अंतिम में इसलिए लिखा क्योंकि मैं एक चार्ट के माध्यम से तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जो उनके कार्य हैं कैसे अलग हैं, कैसे महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम उनके बारे में समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं वित्त कमीशन के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, पहला जो कार्य है, पहला भैया क्या कार्य है? संघ और राज्यों के मध्य, किसके? संघ यानी यूनियन और राज्य यानी स्टेट के मध्य कर का शुद्ध आगमन और वितरण, यानी जो संघ और राज्य जो स्टेट और यूनियन है उनके बीच क्या है, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार बीच जो करों का आवागमन होता है उसको शुद्ध आगमन यानी सही तरीके से आना और जाना, ये किसकी जिम्मेदारी? वित्त आयोग की जिम्मेदारी यानी फाइनेंस कमीशन के। दूसरी बात क्या बताइए, भारत की संचित निधि यानी जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, भारत की संचित निधि से सहायता और अनुदान शासित सिद्धांत बनाना कि किस समय किसको अनुदान देना, किस समय इसको सहायता देना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? वित्त आयोग की जिम्मेदारी है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, यानी जो देखो जैसे सेंट्रल में वित्त कमीशन होता है वैसे स्टेट में तो बिल्कुल सेम वैसे होता है। अब क्या है, जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका, यानी नगर पालिका, देखो सीधी सी बात है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत जोड़ी गई। तो जो नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य को संवर्धन करने के उपाय, यानी राज्य में सीधी से कॉन्सेप्ट का है। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि जो राज्य वित्त आयोग है वो अपनी सिफारिशें देता है, ये सिफारिशें मांगता है कि हम अपने यहाँ नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति करते हुए कैसे हम अपने राज्य के करों को और बढ़ा सके, यानी जो अपने राज्य कर है उनको और बढ़ा सके। ये सिर्फ किससे सिफारिश लेता है? वित्त आयोग से। और अंतिम बात यही है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के लिए में विशेष उपाय, यानी सुदृढ़ वित्त के हित में विशेष उपाय, यानी राष्ट्रपति क्या करता है, जो आयोग होता है उसको ये बात बताता है, या उससे विचार करता है, उससे विमर्श करता है, उसके साथ बैठक करके ये करता है कि जो वित्त आयोग है, ये वित्त है, जो पैसा है, इसको कैसे तरीके सही तरीके से और बढ़ाया जा सके, उन सब के बारे में जानकारी लेता है, देता है, इन सब के बारे में चर्चा करता है। तो प्रायः फाइनेंस कमीशन की बात करते, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। जो सदस्य होते हैं 1+4 होते हैं। एक जो होता है सार्वजनिक मामलों के बारे में सहज जानकारी रखता हो, बाकी जो अन्य 4 होते हैं उनके बारे में मैंने विस्तार से बताया, जिनमें से एक अर्थशास्त्री होना चाहिए, दूसरा भारत के लेखा जोखों के बारे में जानकारी रखता हो, तीसरा जो होना चाहिए प्रशासनिक और वित्तीय मामले के बारे में जानकारी रखता हो, और एक चौथा जो होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो। उसके बाद मैंने उसके बारे में मैंने बताया कि ये कैसी सलाहकारी भूमिका होती है, यानी इसकी सिफारिश मानना बाध्यकारी नहीं होता है संसद को, ना प्रधानमंत्री, ना मंत्रिपरिषद को, ना मंत्रिमंडल को। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इसकी जो सलाहकारी भूमिका नहीं, जो भूमिका होती कैसी होती? सलाहकारी होती, सीधी सी कॉन्सेप्ट है, संसद इसकी बात को मानना बाध्यकारी नहीं। उसके बाद मैंने कहा कार्य 4 प्रमुख कार्य थे, जिनमें से हमें ये संघ वाला
और संचित नीति, मतलब जानना तो सारे हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो ये वाला छोड़ सकते हो, बस बाकी सारी चीजें जाननी है। तो उम्मीद करता हूं आपको कि ये वीडियो पसंद आया, ये टॉपिक क्लियर हो। अगर अच्छा लगे प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।